अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूरी स्केरी स्टोरी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी दर्जात बुलंद करे। दोस्तों चलते ही आज की कहानी की तरफ। कहानी निहायत खौफनाक है। अगर आप लोग डरते हो तो आयतुल कुर्सी का हिसार कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात के बारे में बात करते हैं तो ये भी अपनी कहानियों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और हमारे करीब आ जाते हैं। तो डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए अपनी हिफाजत के लिए। और अगर आप लोग इस तरह स्टोरीज़ पसंद करते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह स्टोरीज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। बढ़ते ही दोस्तों आज का वाकया बंगाल के एक दूर दराज गाँव से राहुल भाई ने ईमेल के जरिए शेयर किया है और इसने ये भी बताया कि उसके खानदान का शनाख्त कभी भी अफशा ना करो, क्योंकि जो कुछ उन्होंने 3 साल तक बर्दाश्त किया वो उनके इलाके के किसी भी शख्स को खौफ के मारे भागने पर मजबूर कर सकता है। वो वाकया जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ मेरे पैदाइश से 6 से 7 साल पहले का है। मेरा पूरा खानदान 3 साल तक मुकम्मल तौर पर एक बुरे ख्वाब से गुजरा। आज भी मेरे घर का कोई फर्द इस पर बात नहीं करना चाहता। अपनी ईमेल के पहले पैराग्राफ में राहुल भाई ने एक बात बार बार जोर देकर कही, भाई बरे करम किसी का असली नाम मत लीजिए। हमारे इलाके में हर कोई मेरे खानदान को जानता है। मैं इस दरख्वास्त का पूरा एहतराम करूंगा, लेकिन इसके ईमेल के पहले और आखिरी पैराग्राफ के दरमियान एक खौफनाक सफर है और जब आप उसे सुनेंगे तो आपको एक नई जिंदगी का सबक मिलेगा जो दिलों को छू जाता है। दोस्तों ये कहानी 1995 में शुरू होती है। 1995 से 1997 तक राहुल भाई के खानदान ने एक ऐसी सूरत हाल का सामना किया जो आम तशरीह से भलातर है। राहुल भाई वजाहत करता है, मेरा खानदान मगरबी बंगाल के मेदिनीपुर कस्बे के करीब एक गांव से ताल्लुक रखता है। हम जमींदार थे। हमारे पास गांव और उसके आसपास के इलाकों में 200 एकड़ से ज्यादा जमीनी थी। इस वजह से हमारी मुकामी सतह पर काफी असर व रसूख थी। पूरा मुश्तरका खानदान आबाई गांव के घर में इकट्ठा रहता था, लेकिन कुछ अंदरूनी मसाइल पैदा होने के बाद आधा खानदान दूसरे गांव में मुंतकिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसने पहले गांव और फिर दूसरे गांव दोनों का नाम वाज़ेह किया है, लेकिन मैं आप लोगों को उसके गांव का नाम बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने खुद बताया है कि मेरा शनाख्त इसमें लाजमी छुपा दो। तो मिसाल के तौर पर हम उसके पहले गांव को गांव ए का नाम देते हैं और दूसरे गांव को गांव बी का नाम देते हैं। और दोस्तों ये दोनों गांव मगरबी बंगाल के इसी मेदिनीपुर इलाके में आते हैं। सारा बहरान डीप की वजह से शुरू हुआ, जो राहुल के दादा के भाई का बेटा था, यानी राहुल का चाचा। खानदान गांव ही में इकट्ठा रह रहा था। जब डीप ने सबको कहा, मैं तुम सबके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे एक अलग घर चाहिए। कुछ खानदानी तनाज़े ने इस फैसले को जन्म दिया होगा। बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, अगर कोई मसला है तो बैठकर हल कर लेते हैं, क्यों जुदा हो रहे हो। लेकिन डीप अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं मैं अलग रहूंगा। आखिरकार खानदान ने मान लिया। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो अपनी जमीन मुंतखब करो, जहाँ चाहो घर बना लो। अब यहाँ बात अजीब हो जाती है। डीप ने एक जगह की तरफ इशारा किया जो मरकजी घर से 600 मीटर दूरी पर था, बिल्कुल उनके खेतों के दरमियान। मैं वहाँ अपना घर बनाऊंगा, खेती बाड़ी की जमीन की बीचों बीच में। इसके खानदान ने सख्त एहतजाज किया, क्या तुम पागल हो, तुम ऐसी अलग थलग जगह पर रहोगे। लेकिन डीप इसरार करता रहा, अगर तुम सबको ऐसे ही मसला है तो आओ पूरी जायदाद तकसीम कर लेते हैं। ये अल्टीमेटम सुनकर सब खामोश हो गए, जो चाहो करो। और इस तरह डीप ने चावल के खेतों के दरमियान एक चौकोर घर बना लिया। इस घर के सेहत को समझाने आगे आने वाले वाकयात के लिए बहुत अहम है। उसके मगरबी तरफ एक पुराना तालाब था। रिवायती बंगाली सकाफत में हर घर के पास एक तालाब होता था। मछली पालने, नहाने दोनों के लिए यह पुराना तालाब पिछले घरानों के पानी की जरूरत पूरा करने के लिए था। शिमाल मशरक की तरफ डीप ने एक बिल्कुल नया तालाब खोदा। घर खुद 2 मंजिला था, जमीनी और पहली मंजिल हर मंजिल पर एक कमरा था। उसने इमारत के इर्द गिर्द खुली जगह छोड़ी। मगरबी तरफ का रास्ता तंग था, मशरकी तरफ काफी चौड़ा था। बोरचिहाना इमारत के अंदर नहीं था,
वो प्रॉपर्टी के हदूद के अंदर था, लेकिन घर से थोड़ा अलग था। सबसे अहम बात, घर का दरवाजा जुनूब की तरफ था और उस दरवाजे से तकरीबन 800 मीटर दूर क्रीमेशन ग्राउंड यानी शमशान घाट था। गर्मियों का मौसम आया, साहत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। पूजन का वक्त आया। डीप ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने सबका मुआयना किया। उसने इर्द गिर्द घूम करके फिर कहा, सब कुछ काबिल कबूल लग रहा है, लेकिन एक मसला है, आपको इस घर को थोड़ा सा मशरिक की तरफ मुंतकिल करना होगा। डीप की बीवी ने पूछा, पंडित जी आप ये क्यों कह रहे हो, क्या कोई मसला है? पंडित ने एहतियात से जवाब दिया, वस्तु का मसला है, बराए करम समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। डीप ने पंडित को प्राइवेट में अलग ले जाकर कहा, खुलकर बताइए पंडित जी, क्या मामला है? पंडित की आवाज़ दब गई। मगरिबी तरफ जो जगह आपने छोड़ी है वो किसी का रास्ता है, बेहतर होगा कि आप घर को मशरिक की तरफ मुंतकिल कर दे। डीप ने इसे यकीन दिलाया, अब जो भी कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। पंडित ने रस्म अदा किया और चला गया, लेकिन डीप ने इंतबाह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो सख्त गैर मजहबी आदमी था। भूत प्रेत देवता वो सबको मुस्तरद करता था। जब उसकी बीवी ने दोबारा मसला उठाया तो उसने बात काट दी। ये पंडित सिर्फ पैसे बटोरने के लिए कर रहा है। अगर हम अब घर मुंतकिल करेंगे तो वो मजीद तब्दीलियों, मजीद रसूमात, मजीद फीसों का मुतलबा करेंगे। मैं वक्त या पैसा ज़ाय नहीं करूँगा, सब कुछ वैसे ही रहने दो। उसकी बीवी ने आखिरकार बहस करना छोड़ दिया, लेकिन जो खेल शुरू होने वाला था अपने आप को तैयार करे। पूजन के बारे में एक तफसील है। ये रस्म आमतौर पर घर तमीर शुरू होने से पहले ही की जाती है, लेकिन डीप गैर मजहबी होने के नाते पहले ही तमीर शुरू कर चुका था। उसकी बीवी ने इल्तिजा की थी कि कम से कम रस्म तो अदा कर लो। उसने इनकार कर दिया। सिर्फ मुसलसल खानदानी दबाव के बाद उसने आखिरकार पंडित को बुलाया, जब तमीर पहले ही जारी थी। आहिस्ता आहिस्ता घर की शक्ल बननी शुरू हुई। जमीनी और पहली मंजिल पर एक कमरा, फिर डीप ने मगरिबी तरफ एक और कमरा बनाने का फैसला किया, बिल्कुल वही जगह जहां पंडित ने उन्हें तमीर न करने की वार्निंग दी थी। मजदूरों ने काम शुरू किया। डीप ने उन्हें मगरिबी बाउंड्री पर एक दीवार खड़ा करने को कहा। शाम हुई, मजदूर घर चले गए। अगली सुबह डीप ने देखा कि मगरिबी दीवार गिर चुकी है। उसने तारीफ कारी का कियास किया, किसी को जलन हो रही है, वो आया और मेरी दीवार को तोड़ दी। उस दिन उसने मजदूरों से दोबारा बनवाई। उस रात डीप खुद बाहर पलंग पर सो गया, मुजरिम को पकड़ने का अज़म करके। मैं सारी रात इसकी हिफाजत करूंगा और देखूंगा कौन मेरी दीवार को तोड़ रहा है। वो रिपोर्ट करता रहा। उस रात कोई नहीं आया, लेकिन अगली सुबह उसे दीवार में एक दरार नजर आई। उसने मजदूरों को बुलाया था कि उसे मरम्मत करे। अगली सुबह फिर वही दरार नमदार हुई। ये 3-4 बार हुआ। डीप ने नतीजा निकाला, शायद इस तरफ की मिट्टी कमजोर या ढीली है, तमीर कायम नहीं हो रही है, इसलिए उसने दीवार मुकम्मल तौर पर गिरा दी। उसे 3-4 इंच मशरिक की तरफ मुंतकिल किया और दोबारा तमीर करवाई। अगली सुबह उसे फिर एक दरार नजर आई, लेकिन इस बार वो पहले से 5-6 गुना छोटी थी। अर्जी हाल के साथ काम चलाकर उसने आखिरकार वो कमरा मुकम्मल कर लिया। घर तैयार था। तमीर के दौरान सिर्फ डीप और उसकी बीवी वहां रहे। उनके 2 बेटे और एक बेटी पुराने घर में रहे। मंसूबा था जब सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो हम बच्चों को यहाँ ले आएंगे। आखिरकार डीप ने पंडित को घर में रस्म के लिए दोबारा बुलाया। वही पंडित जिसने पहली पूजन की थी। जब पंडित आया और तमीर देखी तो वो गुस्से से भर गया। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि घर को मशरिक की तरफ मुंतकिल करो, है ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। डीप की बीवी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पंडित जी, उसने मेरी बात भी नहीं मानी। तमीर पहले ही शुरू हो चुकी थी, हम उसे तब्दील नहीं कर सकते थे। पंडित मगरिबी दीवार के पास गया और वहाँ एक यतर यानी जादुई तवीज रख दिया। उसके बाद पंडित ने बताया कि मैं अभी के लिए जो कुछ कर सकता था वो कर दिया, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखो, इस दीवार के पार मगरिबी तरफ तुम्हें कुछ भी तमीर नहीं करना है, ना पौधे ना पुल, कुछ भी नहीं। इस पूरे रास्ते को बिल्कुल साफ रखना। ये सुनकर डीप ने पहले माफी मांगी, फिर मान लिया, जो आप कहेंगे पंडित जी हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। आखिरकार पंडित की दुआ के साथ वो बच्चों को ले आए। अगले 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा।
डीप, उसकी बीवी और उनके 3 बच्चे खुशी से रहे। कोई मसला नहीं हुआ। फिर सर्दियां आई, दिसंबर आया, चावल की कटाई का मौसम। डीप ने अपनी फसल की कटाई और गट्टे बनाकर घर ले आए। उन्हें प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ढेर लगा दिया। जैसे जैसे फसल बढ़ती गई, कुली जगह अनाज के गट्टों से भर गए। एक दिन जब जगह भर गई थी, डीप ने 2 गट्टे लिए और उन्हें मगरबी दीवार के साथ टेक लगा दिए, बिल्कुल वही जगह जहां पंडित ने यत्र रखा था। ऐसा करने के बाद वापस खेतों में चला गया। उस शाम उन्होंने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब डीप उठा और बाहर देखा तो उसने देखा कि दोनों अनाज के गट्टे जल चुके हैं। उससे हल्का सा धुआं अब भी उठ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो दीवार के साथ खड़े हुए थे। जलने के बावजूद वो गिरे नहीं थे। डीप ने गौर कर देखा, फिर अपनी बीवी को बुलाया। उसने कहा और को उन्हें मात चुना। उसने फौरन डीप के बड़े भाई को बुलाया। पूरे करम घर आ जाइए, कुछ अजीब हुआ है। बड़ा भाई आया। उसने एक डंडा लिया और आहिस्ता से जलते हुए गांठों को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो राख में बदलकर बिखर गए और उस राख के साथ उनके खानदान का सियाह बाप शुरू होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता घर का मगरबी हिस्सा गैर मामूली तौर पर ठंडा हो गया। उस इलाके और घर के बाकी हिस्सों के दरमियान दर्जे हरारत का फर्क वाज़ेह था। राहुल भाई लिखता है, अब बाकायदगी से रात को जब डीप का खानदान सो रहा था, उन्हें महसूस होता जैसे कोई दीवार से मरकजी दरवाजे की तरफ चल रहा है। जब ये बार बार होने लगा तो डीप ने फैसला किया, मैं वहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि रात को कौन आ रहा है। अब तक मगरबी दीवार के साथ एक कमरा मुंसलिक हो चुका था और डीप ने वहां एक खिड़की लगा दी थी। एक रात डीप ने अपना पलंग उस खिड़की के पास बिछा लिया और सो गया। तकरीबन 15:12 बजे उसने महसूस किया कि इर्द गिर्द का दर्जे हरारत तेजी से गिर गया। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड ने उसे आ लिया। फिर उसने सुना कदमों की आवाज रगड़ती हुई खिड़की की तरफ आ रही है जहां वो लेटा था। डीप अपने पलंग पर बैठ गया, बाहर देखता रहा, इंतजार करता रहा कि कौन या क्या गुजरेगा। और फिर उसने उसे देखा, एक बढ़िया खिड़की के पास से गुजरती हुई मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बगैर किसी रद्द-ए-अमल के वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ती रही। डीप ने खुद को कायल किया कि ये वही बुरी औरत थी जो उनके खेतों में काम करती थी। उसका घर करीब ही था। इस मंतिक का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने दिमाग को पुरसकून करने की कोशिश की और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। वो दर्जे हरारत के अचानक गिरने की कैसी वजाहत कर सकता था। किसी तरह वो रात गुजर गया। अगली सुबह वो सीधा उस बूढ़ी मजदूर औरत के घर गया। दादी, क्या तुम कल रात दीवार के पास से गुजरी थी? औरत ने जवाब दिया, मैं वहाँ इतनी रात को क्यों जाऊंगी, और अगर मुझे जाना भी होता तो मैं मशरकी रास्ता लेती, मैं मगरिबी तरफ क्यों चलती, जबकि सब जानते हैं कि ये उसका रास्ता है। इस जवाब को सुनकर डीप का बदन काम किया, लेकिन उसने फिर दलील दी, लोग मेरे बड़े घर से जलने लगे हैं, वो मुझे डराना चाहते हैं। उसने खुद को इस छोटी मुंतिक से तसल्ली दी, फिर भी उसका दिल गवाही दे रहा था कोई चीज थी। डीप ने फैसला किया, आज रात में फिर वही सोऊंगा, अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा और जो भी है अपने हाथों से पकड़ लूंगा। अगली रात कुछ नहीं हुआ। वो पलंग पर इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। तीसरी रात डीप ने आराम किया, ये सोच करके ये महज गाँव का मजाक था। वो पुरसकून हो गया। तकरीबन 15:01 बजे वही मंजर दोहराया गया। दर्जे हरारत गिर गया, कदमों की आवाज आई। इस बार जब डीप ने देखा तो उसने वही बूढ़ी औरत देखी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे घर के इर्द गिर्द क्या कर रही हो? राहुल भाई लिखता है, बूढ़ी औरत रुक गई। जब उसने उसकी आवाज सुनी, उसने आहिस्ता से मोड़ कर देखा। डीप ने उसका चेहरा देखा, वो नाक तौर पर बिगड़ा हुआ था। उसने गिली हुई साड़ी पहन रखी थी, जैसे वो अभी तालाब से निकल कर आई हो। उसका पूरा बदन सड़ी हुई मछली के मुंह से भरा हुआ था। उसने डीप को कई सेकंड तक बाहर किसी रद्द-ए-अमल के गौरा पे मरकजी दरवाजे की तरफ चलती रही। अगली सुबह डीप को शदीद बुखार हो गया। इस वाक़े के बाद उसकी सेहत मुसलसल बिगड़ती गई। राहुल भाई लिखता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके घर का माहौल मुकम्मल तौर पर मनफी हो गया। बच्चों की सेहत भी गिर गई। उन्होंने बहुत से तंत्रुक
اور پانڈتوں سے مشورہ کیا۔ جو بھی رسومات کی گئی ان سے 1-2 دن کے لیے آرام ملا، لیکن پھر یہ سلسلہ دہرایا گیا۔ وہ ہستی ڈیپ کو تقریباً روزانہ دکھائی دینے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے مالی حالات تباہ ہو گئی، کھیتی باڑی ناکام ہو گئی، ان کی معاشی حالات شدید بگڑ گئی۔ گھر کا ماحول اس قدر زہریلا ہو گیا کہ رشتہ دار بھی ملنے سے ہچکچانے لگے۔ جب ان کا کام بالکل رک گیا تو ڈیپ روزگار کی تلاش میں کولکاتہ چلا گیا۔ 2 مہینے بعد وہ نوکری بھی کھو بیٹھا۔ وہ گاؤں واپس آ گیا۔ ڈیپ اور اس کا خاندان مکمل طور پر پریشان تھا۔ آخرکار ڈیپ کی بیوی کے رشتہ داروں نے کولکاتہ کے ایک تنترک کا مشورہ دیا۔ اس سے ایک بار مل لو، شاید وہ کوئی حل نکال سکے۔ خاندان نے تنترک کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے رسومات ادا کیے اور ہر ایک کی کلائی پر کالی ماتا سے منسوب ایک سایہ دھاگا باندھا۔ اس نے خبردار کیا، اس دھاگے کو کبھی مت کھولنا۔ پھر وہ چلا گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کی حالات بہتر ہونے لگی۔ 3 مہینے کے اندر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ وہ ہستی ڈیپ کو دکھائی دینا بند ہو گئی۔ پھر ایک دن ڈیپ کا بیٹا اسکول سے دیر سے گھر واپس آیا۔ وہ 6ٹھی جماعت میں تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میں تالاب میں نہا کر آتا ہوں۔ اس کی ماں مان گئی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ڈیپ کا بیٹا تالاب میں نہایا اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ اس کی ماں باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ چونکہ فرش مٹی کا تھا، اس نے چلا کر کہا، گیلے پاؤں اندر مت جاؤ، لیکن جب تک وہ پکارتی وہ پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانا پکا لیا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کے لیے کمرے میں گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا وہاں نہیں تھا۔ وہ گیلے پاؤں مٹی کے فرش پر چل کر آیا تھا۔ وہاں پاؤں کے نشانات ہونے چاہیے تھی، لیکن کمرہ بالکل خالی لگ رہا تھا، جیسے کوئی اندر نہ گیا ہو۔ اس نے بستر کے نیچے دیکھا، یہ سوچ کر کے کہ وہ چھپ کر کھیل رہا ہوگا۔ اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گھبرا کر اس نے پڑوسی سے پوچھا، کیا تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب ڈیپ گھر آیا تو اس نے اسے بتایا۔ وہ دونوں تالاب کی طرف دوڑے۔ وہاں انہیں اپنے بیٹے کی لاش کنارے پر پڑی ملی۔ وہ بے قابو روئے۔ سنبھالنے کے بعد انہوں نے اس کی آخری رسومات ادا کیے۔ ہندو روایات میں موت کے 13ویں دن شردات کی رسومات ادا کی جاتی ہے۔ ان 13 دنوں کے دوران خاندان کے افراد مذہبی اشیاء کو ہاتھ نہیں لگاتے، مقدس دھاگے یا لاکٹ نہیں پہنتے۔ اس الجھن میں سب بشمول ڈیپ کے خاندان کو وہ حفاظتی دھاگا ہٹانا پڑا جو تنترک نے باندھا تھا، اور کوئی چیز بالکل اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈیپ کے بیٹے کی موت کے 2 دن بعد رشتہ دار خاندان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ایک مشکل وقت تھا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تیسری رات سب ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے۔ غمزدہ ڈیپ کی بیٹی اور ایک بھانجی ایک طرف سو رہی تھی۔ خاندان فیونرل کے انتظامات پر بحث کر رہا تھا کہ اچانک ڈیپ کی بیٹی بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر موڑا، کمرے میں موجود ہر شخص کو ایک عجیب سسنگاہ سے دیکھا، پھر وہ باہر بھاگ گئی۔ خاندان گھبرا گیا۔ وہ باہر دوڑے اور اسے مغربی کھڑکی کے پاس کھڑا پایا، وہی کھڑکی جہاں ڈیپ سوتا تھا۔ لڑکی نے اپنا پورا جسم پیچھے کی طرف مروڑ لیا تھا۔ اس کا سر زمین کو چھو رہا تھا اور وہ دروازے کی طرف اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بنگالی میں چلانے لگی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ڈیپ کے بھائی اور کزن دوڑ کر زور سے اسے پکڑنے لگے، لیکن وہ قابو سے باہر تھی۔ اس نے انہیں زور سے جھٹک دیا اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ جسم اب بھی مڑا ہوا تھا۔ مرکزی دروازے کے قریب ان کا ایک چھوٹا سا گودام تھا، جہاں انہوں نے تالاب سے لائی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ وہ مچھلی جو شردات کی تقریب کے لیے نذرانے کے طور پر تھی۔ یہ بنگالی روایات ہے۔ ڈیپ کی بیٹی اس الٹی پوزیشن میں گودام کا دروازہ کھولی، مچھلی کے ٹکڑے پر اپنا چہرہ ڈالا اور خام گوشت چبانے لگی۔ سب دہشت میں منجمد ہو گئے۔ کسی میں اس کے قابو جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخرکار ڈیپ کی ماں اندر گئی، گنگا کا پانی لائی اور اپنے بیٹوں سے کہا، اسے پکڑو اور سیدھا کرو، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ 6 یا 7 لوگوں نے لڑکی کو باہر کھینچا، اس کے جسم کو سیدھا کیا، اسے نیچے دبایا اور اس کا منہ زبردستی کھولا۔
जैसे ही डीप की माँ ने मुकद्दस पानी उसके मुंह में डाला, लड़की बेहोश हो गई। वो उसे कमरे में ले गई। इस रात डीप और उसकी बीवी, उनकी बेटी और खानदान के दीगर अफराद ने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। डीप की बीवी अपनी बेटी के साथ अकेले रहने से डर रही थी और रात गए तक जागते रहे, किसी भी हरकत पर नजर रखते हुए। जब उन्होंने देखा कि लड़की गहरी नींद में है तो आखिरकार उन्होंने आराम किया और खुद सो गए। लेकिन जब वो अगली सुबह उठे तो डीप की बेटी गायब थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, उसका कोई निशान नहीं था। बदतरीन शक के साथ वो सब तालाब की तरफ दौड़े, वो वहां भी नहीं थी। वो पागल हो रहे थे, वो कहाँ गई। फिर एक ग्वाला उनके घर आया। उसने कहा उसने डीप की बेटी को क्रिमेशन ग्राउंड में पड़ा देखा। मैं वहां मवेशी चरा रहा था और उसे देखा। सब शमशान घाट की तरफ दौड़ पड़े। कोई नहीं समझ सका कि वो क्रिमेशन ग्राउंड तक कैसे पहुंची। वो उसे वापस घर ले आई, लेकिन जिस लम्हे वो लड़की घर में दाखिल हुई, डीप की बीवी ने दोपहर में पूरे घर में अपने मरे हुए बेटे के साए देखना शुरू कर दिए। अगली सुबह उन्हें मिट्टी के फर्श पर गीला पाँव के निशान मिले, लेकिन कोई वहां चला नहीं था। हर रात उन्हें मगरिबी दीवार से और उन्हीं की आवाजें आती थी। इन 13 दिनों को गुजरना एक आजमाइश बन गया। 5वें दिन उन्होंने दोबारा तांत्रिक को बुलाया, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो डीप की बेटी फिर कब्जे में आ गई। एक मुख्तलिफ आवाज में उसने तांत्रिक की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, ये मर जाएगी। मुदाहिलत मत करो, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम भी मर जाओगे। ये जगह छोड़ दो। ये सुनकर तांत्रिक ने मदद से इनकार कर दिया। मैं मुजरत हुआ हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो घर से बाहर चला गया। रिश्तेदार भी चले गए, कहते हुए अगर तांत्रिक उसे हैंडल नहीं कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं। आखिरकार 13 दिन गुजर गए। शरदात के रस्मात मुकम्मल हो गई। उन्होंने दूसरे तांत्रिक से रब्ता करने का फैसला किया। उस वक्त के आसपास जब डीप की बीवी बारचिहाने में खाना पका रही थी, उनकी बेटी अंदर आई, अपनी माँ की साड़ी पकड़ी और उसे चूल्हे की आग में धकेल दिया। साड़ी फौरन भड़क उठी। डीप की बीवी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी ने फोकुल फितरत ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। वो हिल नहीं सकती थी। राहुल भाई लिखता है, डीप की बीवी का बायां हाथ शदीद तौर पर जल गया। आज भी उनके हाथ पर एक बड़ा निशान है। उसने अपने शोहर को चिल्लाकर पुकारा। डीप दौड़ा हुआ आया, अपनी बेटी को बारचिहाने से बाहर खींचा और अपनी बीवी को मजीद जलने से बचाया। इसके कुछ दिन बाद डीप का दूसरा बेटा अचानक शदीद बीमार हो गया और उसे करीब के नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर ने गलती से उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा उसे फौरन कोलकाता ले जाना होगा। वो लड़के को कोलकाता के अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने इसरार किया उसे घर मत ले जाओ जब तक कि वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हो जाए। डीप का बेटा 3 दिन तक अस्पताल में रहा। अब रोहिल के वालिद कोलकाता के एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन कालीघाट मंदिर में पूजा करने के बाद वह अस्पताल में डीप के बेटे से मिलने प्रसाद लेकर आए। लड़का इतना ठीक नहीं था कि खा सकता, तो रोहिल के वालिद ने प्रसाद को लड़के की माथे से लगाया। इस अमल के 4 दिन के अंदर डीप का बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। डीप और उसकी बीवी अपने बेटे को गांव वापस ले आए, लेकिन गांव के घर की हालात बदस्तूर बुरे थे। मुकम्मल मनफियत उन पर मुस्तकिल तौर पर एक तलवार लटक रही थी। ये हो कि वो हंसी फिर हमला करेगी। वो मदद की तलाश करते रहे। आखिरकार किसी ने उन्हें एक दूरी माता के बारे में बताया, एक औरत जो ऐसे हंसियों से निमटती है। वो 50 किलोमीटर दूर रहती थी। अगली सुबह राहुल के वालिद डीप और रिश्तेदार उसके घर गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूरी माता अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा अब ऐसे मामलात हैंडल करता था। लेकिन जब उस दिन पहुंचे तो बूढ़ी औरत खुद उन्हें देखकर बोली, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास आओगे। उसने डीप की तरफ देखा, एक गलती की वजह से तुम्हारा खानदान तबाह हो गया। जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि तुम मेरे पास आए हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें इसमें से निकालो। उसने उन्हें सरपट कागज में लिपटी हुई कोई चीज दी। इसे सीधा घर ले जाओ और मगरिबी दीवार के पास रख दो। वही दीवार जो सब कुछ कर रही है। किसी भी हालत में उसे मत खोलना। आज रात में एक रस्म अदा करूंगी, लेकिन मुझे सामान चाहिए। 4 काले मुर्ग,
4 मिट्टी के बर्तन, 4 लोहे की कील और पूजा का सामान, सब कुछ तैयार रखना। उस रात बड़ी औरत उनके घर आई। उसने सर पर कागज लिया, उसे डीप के बेटी के सर पर घुमाया, फिर घर के पीछे वाले तालाब की तरफ गई और उसे फेंक दिया। राहुल लिखता है, मेरे वालिद ने मुझे बताया कि जैसे ही कपड़ा पानी से टकराया, सफेद बुलबुले उठने लगे। बुलबुलों के साथ यह हवा चलने लगी। मेरे चाचा को महसूस हुआ जैसे तालाब के अंदर से कोई चीख रहा हो। माता ने चारों मुर्ख की कुर्बानी दी। उनका खून मिट्टी के बर्तनों में जमा किया, कीड़ों को खून में भगोकर फिर अंदर वापस आई। खून करने के बाद उसने घर के चारों कोनों में 4 कील ठोक दिए। उसने कहा, अब ये तुम्हें कभी नहीं सताएगी। फिर उसने इस हस्ती के बारे में वजाहत की। ये जुकी है, जिसे हमारी जुबान में जलचर भी कहते हैं, एक पानी की रूह। ये हर रात तालाब से निकलती है और क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ जाती है। तुम्हारे घर बनाने से पहले ये उसका रास्ता था। जब तुमने ये घर बनाया तो जुकी ने अपना रास्ता मगरिबी तरफ बदल लिया, लेकिन फिर तुमने वहाँ एक दीवार बनाई, इसलिए पंडित ने तुम्हें खबरदार किया था ये उसका रास्ता है। उसने तुम्हें कहा था कि घर को कम से कम 2 हाथ की चौड़ाई मशरिक की तरफ मुंतकिल करो। जब उसने यंत्र रखा तो जुकी गुस्से में आ गई। उसने जारी रखा, उसने तुम्हारे बेटे को तालाब में डुबो दिया। तुम्हारे दूसरे बेटे के लिए डॉक्टर का गलत इंजेक्शन, वो भी उसका असर था। अगर तुम थोड़ा और तहीर करते तो तुम्हारी बीवी की बारी थी, लेकिन अब परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे पूरे घर को महफूज कर दिया। राहुल इख्तिताम करता है, इस वाक़ये के बाद डीप ने खुदा पर गहरा ईमान पैदा कर लिया। वो बाकायदा पूजा पाठ करता और अब एक बड़ा मछली का कारोबार चलाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह स्टोरीज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।